और स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में किस तरह से जो ड्रग पैडलर्स या ड्रग माफिया हैं वो किस तरह से बच्चों को नशे का आदी बना देते हैं। कैसे मासूम बच्चों को चुपचाप ड्रग्स दे दी जाती हैं, किस तरह से ड्रग्स स्कूलों तक पहुंच रही हैं, कॉलेजेस तक पहुंच रही हैं। क्या इनके मोडस ऑपरेंडी होते हैं, किस तरह से ये ड्रग माफिया, ड्रग पैडलर्स ऑपरेट करते हैं, किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। पुलिस की क्या भूमिका होती है इसमें। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं इंदौर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरि नारायण चारी मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है हरि नारायण जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरि नारायण जी, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, समस्या है, थ्रेट है कि जो ड्रग अब्यूज है स्कूल्स की अगर हम बात करें कैसे पहुंच रहे हैं। हालांकि लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि इस समस्या से और पुलिस भी जूझ रही है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, कैसे स्कूलों तक पहुंचती है ये ड्रग्स। आपका ये सवाल बड़ा समीचीन है, बड़ा कंटेम्पररी है। मुख्य तौर पर हाल के दिनों में देखें तो बड़े शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या है ड्रग एब्यूज। और जिस तरीके से ये दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा अवैध व्यापार है, सबसे बड़ा अवैध कारोबार ड्रग्स का है जी। सबसे ज्यादा जो अपराधी है ड्रग के कारोबार से जुड़े हैं, सबसे ज्यादा जो अपराध होते हैं वो ड्रग को लेने के बाद होते हैं। सबसे जो हीनियस, जो घातक, जो जितने तरीके के अपराध होते हैं उसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं ड्रग्स होता है। इससे चूंकि बड़े से बड़े अपराधी जुड़े हैं, एक बड़ा नेटवर्क जुड़ा है, इसलिए इनका फोकस जो रहता है युवाओं पर रहता है। हमारा देश युवाओं का सबसे बड़ा देश है दुनिया का। लेकिन अगर युवा किसी तरीके से ड्रग की चपेट में आते हैं, ड्रग के निशाने पर आते हैं, तो इससे युवाओं की जो क्षमता है वो क्षमता एक एक अनावश्यक, एक नकारात्मक दिशा में चली जाती है। हम जानते हैं कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें तो चीन को जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब कमजोर करने की बात आई और वहां पर जब ब्रिटिश रहते थे तो उन्होंने वहां युवाओं को बर्बाद करने के लिए, कमजोर करने के लिए अफीम का सहारा लिया, अफीम की खेती शुरू करवाई और अफीम का प्रचलन बढ़ाया। बाद में जब वहां पे कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने और कुछ वहां के राष्ट्रवादी एक समूह ने वहां इसका विरोध किया, तो हम जानते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध हुआ चीन में, जिसके बाद उबर करके फिर चीन नए तरीके से अपने को खड़ा कर सका, संभाल सका। तो एक ड्रग जो है हमेशा से किसी देश की कमर को तोड़ने के लिए, युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए सबसे बड़ा हथियार रहा है। और आधुनिक संदर्भ में ये समस्या और बढ़ जाती है। न सिर्फ केमिकल ड्रग्स बल्कि बहुत सारे जो नेचुरल पदार्थों से जो निकलते हैं ड्रग्स, उनका भी बड़े पैमाने पर प्रचलन बढ़ा है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के केमिकल ड्रग्स बढ़े हैं, जैसे में एमडीएम वगैरह जैसे ड्रग्स प्रमुख हैं, उनका प्रचलन युवाओं के बीच में काफी बढ़ा है। अभी आपने बीच बीच में जो खबरों में पढ़ी होगी, जो बड़ी पार्टियों में और बड़े बड़े जगहों पे कई सेलिब्रिटीज का भी नाम उसमें आया था, तो उसमें उन जगहों पे अन्य शहरों में तो उन पे इस तरह के जो कृत्रिम ड्रग्स हैं उनका बड़ी संख्या में प्रयोग बढ़ा है, युवाओं के बीच में प्रचलन बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन हाल के दिनों में मध्य प्रदेश पुलिस ने, इंदौर पुलिस ने बड़ी खास तौर पे बड़े प्रभावी कार्रवाइयां की। इसमें 70 करोड़ के ड्रग को, बड़े रैकेट को पकड़ा। इसमें देश भर से 25 से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा। इसमें वो अपराधी भी पकड़े गए जो कभी गुलशन कुमार हत्याकांड में आरोपी रह चुके थे, जो कभी मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी रह चुके थे, सजा याफ्ता रह चुके थे। ऐसे बड़े अपराधी भी इसमें पकड़े गए। बहरहाल पुलिस ने इन सारे आरोपियों को न सिर्फ पकड़ा है बल्कि इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया है, और निश्चित तौर पे इससे ड्रग के नेटवर्क को ध्वस्त करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जी, तो ये जो ड्रग माफिया है ये सिर्फ एक ही तरह के अपराध में शामिल नहीं है, कई तरह के बड़े अपराधों का ये पूरा चेन होता है जिनसे ये जुड़ा हुआ होता है। और ये हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश का भविष्य, बच्चे हैं, उनको इसका आदी बनाने की फिराक में रहता है कि किस तरह से देश की युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित किया जाए, उनको बर्बाद किया जाए। और एक तरह से एक साइलेंट युद्ध है देश के खिलाफ, नेशन के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत चिंता का ये विषय होता है हरि नारायण जी कि किस तरह से ये ड्रग्स जो हैं वो स्कूलों तक पहुंच जाती हैं।
कौन-सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ ये बच्चों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं? क्या कुछ ऐसे पार्क्स होते हैं या स्कूल के आस-पास कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं या और कौन-से तरीके होते हैं जिन पर पुलिस नज़र रखती है कि ये ऐसी जगहों पर बच्चों को टारगेट करते हैं और चुपचाप ड्रग दे दी जाती है, ऐसा भी सुनने में आता है, बच्चों को पता भी नहीं चलता उन्होंने क्या खा लिया। इस ड्रग के कारोबार में खास बात ये है कि न सिर्फ बच्चों को टारगेट करते हैं, न सिर्फ युवाओं को करते हैं, और ये उस हर जगह पे केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं। वो उस हर रास्ते से पहुंचना चाहते हैं जिस रास्ते पर बच्चे जा सकते हैं। मसलन जी। इन्होंने जिम का भी इस्तेमाल किया। इन्होंने जिम में भी कई जगहों पे लोगों को इस तरीके से बताना शुरू किया कि इससे वजन कम होगा, इस तरह के ड्रग्स लेने से आपकी भूख बढ़ जाएगी। जो लोग कई जब बच्चे पढ़ाई करते थे उनको बताया कि इस तरह के केमिकल ड्रग्स लेंगे तो इससे मेमोरी अच्छी हो जाएगी, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी और आप अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे। जो लोग कई बार ढाबे में, कई बार बार के माध्यम से, इस तरह के माध्यम से जो युवा जाते हैं उनको भी टारगेट किया गया। और सामान्य तौर पर यहाँ पे पुलिस ने बहुत सारे ऐसे कई 4-5 बार्स और पब्स को भी पुलिस ने सील किया हुआ है इस जांच का हिस्सा बनाते हुए। मुख्य तौर पर ऐसी जगहों पे जहाँ युवा इकट्ठे होते हैं, वो कोई भी जगह हो सकती है, वो चाहे एक बड़ा रेस्टोरेंट से लेकर के, पब से लेकर के, या फिर किसी जिम का भी रूम हो सकता है, कोई जिम की भी कोई जगह हो सकती है। तो इन सारे जगहों पे फोकस उनका युवा था, और उनका था कि जो भी इस तरीके के गतिविधि का हिस्सा हो सकता हो, जिसको बनाया जा सकता है, इसके लिए तरह तरह के तरीकों का उपयोग करते थे। कुछ ऐसे ड्रग एडिक्ट का उपयोग करते थे जो पहले से ही इस कीचड़ में धंसे हुए थे, और इस पूरे दलदल में कई लोग निकलने की कोशिश करके भी नहीं निकल पा रहे थे, स्पेशली जो युवा। उनको पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई में एक पीड़ित के रूप में देखा, जो कि ड्रग बेचते नहीं थे, ड्रग के कारोबार में नहीं थे, लेकिन ड्रग को पीड़ित थे, यानी कि निकलना चाहते थे लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। उनको अलग-अलग जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनमें भर्ती कराया गया, और इस पूरे नेटवर्क में चाहे वो बेचने वाले हों, चाहे खिलाने वाले हों, चाहे परिवहन करने वाले हों, चाहे उसको बनाने वाले हों, उस हर व्यक्ति पर प्रहार किया गया, उसके हर नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। तो मुख्य तौर पे इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अभिभावक हैं, उन अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा जो है, जो कि छोटे कस्बों से जब शहर में जा रहा है, जब उसको बहुत सारी सुविधाएँ दे रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं, उन संसाधनों का वो कैसे उपयोग कर रहा है, किन लोगों के साथ में है, उससे लगातार संवाद रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए जिन बच्चों के पिता जो थे कहीं पे सुदूर पूर्व में थे, मिडिल ईस्ट में थे, किसी और कंट्रीज में थे, काफ़ी अच्छा पैसा भेजते थे। उनको इस बात का था कि बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जब अचानक खुलासा हुआ तो बच्चा इस ड्रग के दलदल में फंसा हुआ पाया गया, और उसमें पुलिस ने कार्रवाई की। तो कई बार गार्जियंस को, उनके अभिभावकों को इस बात का बिल्कुल पता ही नहीं होता, आभास तक नहीं होता कि ऐसी घटना और बच्चा इस तरीके से इन परिस्थितियों से जकड़ चुका है। तो एक जीवंत संवाद होना चाहिए अभिभावकों के बीच में, बच्चों के बीच में, और स्कूल के बीच में। स्कूल को भी लगातार इसमें एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। कई बार स्कूल कॉलेज के आसपास इस तरीके के सेंटर्स बन जाते हैं, तो एक बच्चे पर अगर हम लगातार नज़र रखें, बच्चे को इस तरह की चीज़ों के प्रति हम आगाह करें, अवगत कराएँ, सतर्क रखें, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। आपने आपसे मैं समझना चाहूँगी कि किस तरह से पुलिस की कोशिश रहती है कि इस सप्लाई चेन को तोड़ा जाए? किस तरह से जब ये फिराक में होते हैं ड्रग पैडलर्स की अपनी टारगेट बनाने के लिए शिकार खोजने के लिए छोटे बच्चों को खास तौर पे या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को अपना टारगेट बनाते हैं, शिकार बनाते हैं। तो कई जिन अपराधियों को आपने इनको पकड़ा होगा, उन्होंने खुलासे किए होंगे कि किस तरह से ये पूरा जाल चलता है और कैसे वो शिकार तलाशते हैं और किस तरह से ये पूरी सप्लाई चेन होती है। तो पुलिस की क्या स्ट्रैटेजी होती है इस सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए? पुलिस उसमें सबसे पहले पीड़ितों के माध्यम से, जो ड्रग के अभ्यस्त हो चुके हैं, उनके माध्यम से कोशिश करती है कि उससे जुड़े उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो उन्हें ड्रग सप्लाई करता है। पुलिस उनसे वो जानकारियां लेती है, फिर जो सप्लाई करते हैं उन तक पहुंचती है, और उसके बाद पीछे की कड़ियां एक-एक करके पुलिस लगातार पिछले पायदान पे जाकर के उन सही आरोपियों तक पहुंचती है। अगर इसमें हम बात करें तो पुलिस ने न सिर्फ पहली कड़ी, बल्कि 4 लेयर्स थी अलग-अलग इसमें, जो परिवहन करने वाले थे, जो बेचने वाले थे, जो ड्रग का उत्पादन करते थे, अलग-अलग जगहों पे पुलिस ने हर मोर्चे पर, हर
स्तर पर जाकर के कार्रवाई की, क्योंकि कोई भी कड़ी अगर छूट जाती है तो फिर वो एक रक्तबीज की तरह दूसरी श्रृंखला पनप जाती है। इसलिए हमें उन बातों का बिल्कुल सतर्क रहना होता है कि पूरे घेरे में जो व्यक्ति होते हैं उन सब पे सफल कार्रवाई हो। और पुलिस ने सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करती है उन जो पीड़ित होते हैं, जिनके माध्यम से जानकारी मिलती है, और उसके बाद परत दर परत इसमें खोली जाती है हर परत को, और अंतिम कड़ी तक इसमें कार्रवाई की जाती है। बहरहाल अभी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, मैंने बताया कि 2 दर्जन से ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं, और इस पूरी कार्रवाई का इस पूरे नेटवर्क पे व्यापक असर पड़ा है, नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। जी। साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि पुलिस का कोऑर्डिनेशन स्कूल से कैसा होता है? किस तरह से स्कूल के आस-पास के इलाकों की मॉनिटरिंग की जाती है? जब ये पाया जाता है कि इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ हो सकती हैं या कोई सस्पिशन होता है उसके आधार पर, और किस तरह एनसीबी से कोऑर्डिनेशन रहता है स्टेट पुलिस का? पुलिस का मुख्य तौर पे स्कूल, कॉलेज और युवाओं के बीच में पुलिस ये देखती है कि वहाँ पे अगर कोई जानकारी मिलती है तो मुख्य तौर पे पुलिस में एक बीट व्यवस्था होती है। उस बीट के आरक्षकों का एक तंत्र होता है। बाकी इसके अलावा पुलिस की और भी सहयोगी एजेंसियाँ हैं जो इस तरह की सूचनाओं पर नज़र रखती है। अलग से ड्रग कंट्रोल की अलग से एक यूनिट होती है हर जिले में। हालाँकि वो सीधे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंतर्गत नहीं होती, वो अलग से पैरेलल काम करती है। इसके अलावा ड्रग की और भी एजेंसीज हैं, लेकिन सबका उद्देश्य होता है कि ड्रग के दलदल में कोई ना फंसे, और मुख्य तौर पर स्कूल कॉलेजेस के आसपास जानकारी निकाली जाती है, सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, और उसमें अगर तथ्य पाया जाता है या कोई पीड़ित व्यक्ति उस इलाके से है, जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ युवाओं से पुलिस मिलती है, और साथ ही साथ जो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, जो अपराधी पकड़े जाते हैं, उसमें हमने देखा है कि जो लगभग 80% के आसपास जो हीनियस क्राइम्स होती हैं, जैसे कि सीरियल चाकूबाजी हो गई, लूट हो गई, चैन स्नैचिंग हो गई, चैन स्नैचिंग विथ चाकूबाजी, मतलब किसी ने चाकू मार के इस तरह की बड़ी घटना कर दी, जिसको पुलिस में 394 आईपीसी में एक प्रकरण दर्ज करते हैं। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को पुलिस उनके जो भी लोग पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ करती है कि आखिर उन्हें ड्रग कहाँ से मिला। क्या अभी हाल के दिनों में अल्फाजोलम जैसी जो कुछ ड्रग्स हैं जो प्रतिबंधित है, उनका भी प्रचलन बढ़ा है, जो मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है। कई बार मेडिकल स्टोर से उन्हें सामान्य तौर पर बिना सही प्रिस्क्रिप्शन को नहीं दिया जाना चाहिए। बिना रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के दिया जाना एक अपराध है, लेकिन कई बार मुनाफे के चक्कर में, कई बार दुगुने तिगुने दाम पर पैसे मिलने के चक्कर में कई बार मेडिकल स्टोर से वो दवा मिल जाती है, तो यह भी अपराध है। पुलिस ने उन लोगों पर भी कार्रवाई की है। तो इस तरह पुलिस जो भी सूचना के तंत्र हो सकते हैं, सूचना के स्रोत हो सकते हैं, जो इस तरह के लोग जिनसे जानकारी मिल सकती है, उन सब पे पुलिस उनसे संपर्क करती है, उनसे प्रारंभिक जानकारियाँ निकलती है और फिर इन पर प्रहार करती है। जी। अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह दिल्ली की अगर हम बात करें, आप इंदौर से हमसे जुड़े हैं, तो दिल्ली के लिए ये कहा जाता है 2 साल पहले की रिपोर्ट में कि दिल्ली में 25,000 जो बच्चे वो ड्रग हो चुके हैं, और हो सकता है ये अंडर रिपोर्टेड हो नंबर, और इससे वो एमसीडी स्कूल बात जो स्कूल्स हैं वहाँ 8 से 11 साल के बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्ट पाए गए। तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, थ्रेट है एक तरह से, जिस तरह हमने शुरुआत में बात की कि राष्ट्र के लिए खिलाफ जो युद्ध लड़ा जाता है वो ये साइलेंट एक तरह से एक लड़ाई है कि किसी को अगर चोट पहुँचानी है, किसी नेशन को, किसी राष्ट्र को, तो एक साइलेंट वॉर है नेशन के खिलाफ। तो ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह से इसे रोक चेन तोड़ी जाए? क्या इसमें टूल्स हो सकती है? किस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन या स्कूल्स को पुलिस से कोऑर्डिनेट करना चाहिए? और जिस तरह कहा जाता है कि एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे के लिए इन्फॉर्मर के तौर पे काम कर सकता है, ताकि ड्रग्स को की सप्लाई या ड्रग का एडिक्शन या ड्रग अब्यूज़ है जो, उसे स्कूल्स में रोका जा सके या कॉलेजेस में रोका जा सके। तो क्या बच्चे या क्या कॉलेज स्टूडेंट्स या दूसरे स्टूडेंट्स भी एक तरह से इन्फॉर्मर होते हैं या हो सकते हैं, या उनको किस तरह से ट्रेन किया जाए, उनकी किस तरह से काउंसलिंग की जाती है? आपका कहना बिल्कुल सही है। कई बार इस तरह के जो घटनाएँ होती हैं, जो युवा होते हैं, वो इस तरह से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और जैसा कि आपने कहा है, बिल्कुल सही है कि हर राष्ट्र की जो रीढ़ होती है, जो मेरुदंड होता है, वो युवा होता है। और भारत में चीज़ और ज़्यादा प्रभावी इसलिए है कि यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर युवा मुख्य तौर पे सकारात्मक होंगे, ऊर्जा से भरे होंगे,
एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ेंगे तो उससे राष्ट्र का निर्माण मजबूत होगा। लेकिन अगर युवा मुख्य तौर पे अगर ड्रग्स के फंदे में फँसते हैं, उसके ट्रैप में फँसते हैं, उसके दलदल का शिकार होते हैं, तो फिर वो अपराध की तरफ मुड़ेंगे। समाज की शांति भंग होगी, नकारात्मक ऊर्जा का निश्चित तौर पे प्रसार होगा और पुलिस के भी इस तरह की चुनौतियाँ बढ़ेंगी। इसलिए आवश्यक है कि प्रारंभिक स्तर पर ही अपराधियों को पकड़ा जाए, इनके चेन को तोड़ा जाए और इन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एनडीपीएस एक्ट की जो धाराएँ हैं बड़ी सख्त हैं, सख्त कार्रवाई की इसमें प्रावधान है, इसमें सजाएँ मिलती हैं जो काफ़ी कड़ी होती हैं। तो पुलिस की एक कोशिश रहती है कि इस तरह के मामलों में जो भी आरोपी हों, जैसा कि हमने बताया कि जो अभी मामला यहाँ पे पुलिस ने 2 मामलों में कम से कम 60 लोगों को पकड़ा है। एक जो बड़ा मामला जो 70 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, उसमें पुलिस ने 2 दर्जन से ज़्यादा पकड़ा है। प्रारंभिक तौर पे 1-2 लोग ही पकड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस ने उस पूरी कड़ी तक पहुँचने की कोशिश की, अंतिम कड़ी तक पुलिस ने पकड़ा। क्योंकि मानना है कि इस तरह के सीरीज़ में जो भी एक श्रृंखला में लोग हैं, अगर वो छूट जाते हैं, तो फिर उनका मनोबल बढ़ता है और फिर वो नए सिरे से उस पूरे अपराध को पुनर्जीवित कर देते हैं। इसलिए उस हर व्यक्ति को जो इस पूरे अपराध के कहीं न कहीं श्रृंखला की कड़ी है, उसको पूरी तरीके से तोड़ा जाए और पुलिस ने इसी संजीदगी से, इसी गंभीरता से इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की है और मुख्य तौर पे बाकी शहरों में भी इस तरह की चुनौती है और वहाँ की पुलिस भी इसके लिए काम कर रही है। जी। जब आप इस तरह के अपराध से डील कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि इसकी तार टेररिज़्म से भी जुड़े हो सकते हैं। अब क्या इसके तार ऑर्गन ट्रेड से भी जुड़े होते हैं और पुलिस को कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस तरह के ड्रग पैडलर्स, ड्रग माफिया से डील करने में? नहीं, ड्रग पैडलर्स के बात सही है कि तार जुड़े होते हैं, लेकिन अब यहाँ की जाँच में किसी ऑर्गन ट्रेड से जुड़े होने की बात नहीं आई है। किसी ऑर्गन ट्रेड के व्यक्ति से या किसी संस्था से, किसी इस तरह के गैंग से, इस तरह के अभी सबूत नहीं आए हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारे आपराधिक गिरोह एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर मान लीजिए कि इस तरह के आपराधिक गिरोह जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे पुलिस अगर कभी जुड़ेंगे या इस तरह के जुड़ते हैं, तो पुलिस के पास वो भी सूचना पहुँचेगी। बहरहाल अभी तक की सूचना में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया हरिनारायण शाली मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंदौर सिटी। इतने विस्तार से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपने जानकारी दी, उन्हें जागरूक का करा कि किस तरह से इस तरह के अपराधों से बचा जा सकता है, इस तरह के अपराधों में जो लोग शामिल हैं उनसे बचा जा सकता है और किस तरह से हमें अपने युवाओं को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना है इस तरह के अपराधियों से जो कि शिकार की तलाश में रहते हैं। मॉनिटरिंग करके अवेयर रह के, कम्युनिकेट करके बच्चों से और चाहे अथॉरिटीज़ है, चाहे स्कूल है, चाहे पुलिस है, उनके बीच में जब बेहतर होगा तो ज़ाहिर तौर पर इस सप्लाई चेन को तोड़ा जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।